प्रीवियस क्लास में हमने सेक्शन 151 तक कंप्लीट कर लिया था और अब हमें आगे की सेक्शन देखना है। तो ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी वाला चैप्टर 8। तो इसमें अभी तक हमने जितनी भी सेक्शन देख ली हैं, अनलॉफुल असेंबली से रिलेटेड, रियोटिंग से रिलेटेड, फिर उसके बाद ये 151, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट था। अब इसके बाद से जो है इतनी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शंस नहीं है अब, तो हम स्किप कर करके पढ़ेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो 151 के बाद सेक्शन 152 इम्पोर्टेंट नहीं है, 153 इम्पोर्टेंट नहीं है, इनको हमें छोड़ देना है। हम पढ़ेंगे डायरेक्ट 153A, ठीक है। तो 153A देखते हैं क्या क्या बताया गया है 153A में। स्क्रीन शेयर कर देती हूँ मैं। ये देखिए, सेक्शन 153A बात करती है promoting enmity between different groups on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, etc., and doing acts prejudicial to maintenance of harmony. धर्म, मूलवंश, जन्मस्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य। तो बेसिकली देखा जाए तो ये जो सेक्शन 153A, 153AA, 153B और इसके साथ पड़ जाएगी 295A। तो ये सेक्शंस जो है इनकी हमें हेडिंग और पनिशमेंट याद रखना है, ठीक है, कि क्या बात बोल रहा है और कितनी पनिशमेंट है। अंदर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अंदर से क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। तो सेक्शन 153A में क्या बोला गया है, 153A में ये बता रहे हैं कि ये जो ग्राउंड्स इसमें गिनाए गए हैं, रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, लैंग्वेज, क्या क्या है। तो ग्राउंड्स याद रखना है, धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान और भाषा। तो मतलब इसमें क्या और आधार नहीं है, जाति और लिंग इसमें नहीं है, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं जब हम डिस्क्रिमिनेशन पढ़ते हैं आर्टिकल 15 में, तो वहां जाति और लिंग वर्ड भी आता है, सेक्स एंड आपका क्या नाम से कास्ट। तो यहाँ पर वो नहीं है, बाकी है धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा। इनके आधारों पर यदि कोई व्यक्ति कुछ ऐसी बातें बोलता है, कुछ ऐसे शब्द बोलता है, कुछ ऐसे शब्द लिखता है, या कुछ संकेतों के माध्यम से या विजिबल रिप्रेजेंटेशन, मतलब ऐसे दिखने टाइप वाले, जैसे चार्ट्स वगैरह हाथ में ले लिए, बड़े बड़े जो है पोस्टर्स हाथ में लिए हैं, जिनसे दिख रहा है कि हाँ मतलब कुछ आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो अपने आप को, है ना। तो इन माध्यमों से यदि कोई व्यक्ति कैसा काम करता है, एनिमिटी की भावना प्रमोट करने की कोशिश करता है, मतलब शत्रुता की भावना को संप्रवर्तित करने की कोशिश करता है, या ये कोशिश करता है कि जो दो कम्युनिटी के बीच में सौहार्दपूर्ण संबंध बने हुए हैं उन पर एडवर्स इफेक्ट पड़े, उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। हिंदू मुस्लिम है, अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति है जो इस तरीके की एक्ट्स करता है जिससे दोनों कम्युनिटी के बीच में क्या हो, शत्रुता की भावना उत्पन्न हो जाए, तो ये सेक्शन में इस चीज को पनिशेबल बनाया गया है सेक्शन 153A में। तो इसकी एक बार लैंग्वेज देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। whoever by words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise promotes or attempt to promote on ground of religion, race, place of birth, residence, language, कास्ट और कम्युनिटी और एनी अदर ग्राउंड। अच्छा, कास्ट और कम्युनिटी है इसमें, सॉरी हेडिंग में नहीं था, कास्ट भी है इसमें, ठीक है, कास्ट और कम्युनिटी और एनी अदर ग्राउंड्स व्हाटसोएवर, ठीक है। तो फिर इसमें सब कुछ सारे ग्राउंड्स आ जाएंगे, ठीक है, कोई भी ग्राउंड हो व्हाटसोएवर, डिसहार्मोनी और फीलिंग ऑफ एनिमिटी। तो बाय वर्ड्स, बाय स्पोकन और रिटन और बाय साइंस और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन, कोई भी पर्सन यदि प्रमोट करता है या प्रमोट करने का अटेम्प्ट करता है इन आधारों पर, रिलीजन के आधार पे, रेस के आधार पे, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, लैंग्वेज, कास्ट, कम्युनिटी और एनी अदर ग्राउंड, जो भी ग्राउंड हो सकते हैं, क्या कोशिश करता है, क्या प्रमोट करने की, डिसहार्मोनी और फीलिंग ऑफ एनिमिटी, हेट्रेड और इल विल between different religious, racial, language और religional groups और caste और community। कोई भी बोले गए शब्दों द्वारा, लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों के माध्यम से या दृश्य रूपणों द्वारा या अन्यथा विभिन्न धार्मिक, मूल वंशीय या भाषाई या प्रादेशिक समूहों
जातियों, समुदायों के बीच असौहार्द अथवा शत्रुता, घृणा या वैमनस्यता की भावनाएं, धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, जाति या समुदाय के आधारों पर या अन्य किसी भी आधार पर संप्रवर्तित करेगा या संप्रवर्तित करने का प्रयत्न करेगा। मतलब प्रमोट करना है ना, कि आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं तो बढ़ावा देगा या बढ़ावा करने का प्रयत्न करेगा ये सब चीजें करने का। प्लस सेकंड और क्या करेगा, और commit any act which is prejudicial to the maintenance of harmony between different groups, between different religion, racial, language or regional groups or caste or communities, and which disturbs or is likely to disturb the public tranquility। कोई ऐसा कार्य करेगा जो विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूहों या जातियों या समुदायों के बीच सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है, और जो लोक प्रशांति में विघ्न डालता है या जिससे उसमें विघ्न पड़ना संभाव्य हो। ठीक है, तो इस तरीके से भी काम कर रहा है कि लोक प्रशांति जो है उसमें बाधा हो जाए। इस तरीके का कोई काम एक्ट कोई व्यक्ति अगर करता है तो वो भी इस सेक्शन के अंदर पनिशेबल है। फिर इसमें एक और थर्ड ग्राउंड भी दिया है, वो भी देख लेंगे हम। फिर who organizes any exercise, movement, drill और other similar activities, कोई अभ्यास, आंदोलन या कवायद करता है। कवायद या ड्रिल क्या है, ये जो सेना वगैरह होती है हमारी, तो सेना वगैरह जो अपनी प्रैक्टिसेस करती है अपनी स्किल्स को अच्छा बनाने के लिए, तो उनको ड्रिल बोला जाता है। तो ड्रिल फिर किसी भी चीज में हो सकता है, तो मतलब एक बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करना और उनको एक तरीके से ट्रेनिंग देना किसी चीज की, तो उसको बोलने लगते हैं ड्रिल या कवायद। ठीक है ना। तो कोई भी पर्सन क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है एक्सरसाइज, मूवमेंट, ड्रिल और अदर सिमिलर एक्टिविटी intending that the participant in such activity shall use or be trained to use criminal force or violence, or knowing it to be likely that the participants in such activity will use or be trained to use criminal force or violence, or participates in such activity। तो यहाँ पर अलग अलग चीज हो रही है। पहले क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है कोई एक्सरसाइज, मूवमेंट, ड्रिल या अदर एक्टिविटी, कोई अभ्यास, आंदोलन, कवायद या अन्य वैसी ही क्रियाकलाप इस आशय से संचालित कर रहा है कि ऐसे क्रियाकलापों में भाग लेने वाले जो व्यक्ति हैं किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करें या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे, या फिर यह संभाव्य जानते हुए संचालित कर रहा है, या तो जानबूझ करके संचालित कर रहा है या उसको संभाव्यता है कि संभाव्यता है कि ये जो वो एक्सरसाइज, आंदोलन वगैरह जो संचालित कर रहा है इसमें क्या होगा, संभाव्य जानते हुए संचालित करेगा कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे। तो ये लाइंस तो सेम है सारे, उसमें बस पॉइंट्स अलग अलग है कि जो जानबूझ करके इंटेंशनली इस तरीके के ऑर्गेनाइज कर रहा है एक्सरसाइज, मूवमेंट और ड्रिल को, जहाँ पे वो जानता है कि ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी लोगों को कि वो क्रिमिनल फोर्स का और वायलेंस का यूज करेंगे, है ना, या फिर ये संभाव्य जानते हुए इस तरीके से ट्रेन कर रहा है लोगों को, या फिर नीचे वाले पॉइंट में लिखा है और पार्टिसिपेट्स इन सच एक्टिविटी इंटेंडिंग टू, या फिर पार्टिसिपेट करता है मतलब वो ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा है, ऐसे किसी आंदोलन में, मूवमेंट में, अभ्यास में, आंदोलन में खुद एज अ मेंबर जो है उसमें ज्वाइन हो रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है ना। समुदाय के विरुद्ध, जो समुदाय के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे, अथवा ऐसे क्रियाकलाप में इस आशय से भाग लेता है, मतलब पार्टिसिपेट कर रहा है कि किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे। यह संभाव्य जानते हुए भाग लेगा कि ऐसे क्रियाकलापों में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे, और ऐसे क्रियाकलाप में ऐसे धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह
या जाति या समुदाय के सदस्यों के बीच चाहे किसी भी कारण से भय या संत्रास या असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है या उत्पन्न होनी संभाव्य है। लास्ट की लाइन इंपॉर्टेंट है, क्या है कि एंड सच एक्टिविटी फॉर एनी रीजन whatsoever causes or is likely to cause fear or alarm of or a feeling of insecurity amongst member of such religious, racial, language और regional group और caste और community। तो ऐसा जो भी एक्ट किया जा रहा है बोले गए लिखे गए संकेतों के माध्यम से या विजिबल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से, तो ऐसा करने से जो दूसरी कम्युनिटी है उसको इनसिक्योरिटी की फीलिंग उत्पन्न हो गई है, उसमें डर की भावना उत्पन्न हो गई है ऐसा करने से, है ना। तो amongst the member of such religious, racial, language और रिलीजनल ग्रुप और कास्ट कम्युनिटी, तब फिर ऐसा जो व्यक्ति है जो इस प्रकार का कार्य कर रहा है उसको पनिशमेंट मिलेगी विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन और विद वोट। तो 3 साल का कारावास हो सकता है या फाइन हो सकता है ओनली, या दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। ठीक है। अब इसमें एक अलग अलग से पैराग्राफ दिया है कि अगर ये सारी चीजें जो हमने ऊपर पढ़ी है 3 ग्राउंड्स में, अगर ये चीजें पूजा के स्थान पे की जाएंगी तब क्या होगा। अगर प्लेस ऑफ वर्शिप पे सबसेक्शन 1 की जो तीनों ग्राउंड है अगर वो प्लेस ऑफ वर्शिप पे किए जाते हैं तो सजा बढ़ जाएगी, सजा हो जाएगी 5 साल या फाइन या दोनों। देन इट एक्सटेंड टू द 5 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। यहाँ पे एंड है ना, यहाँ पर जुर्माना प्लस फाइन है, ऊपर या है 3 years या फाइन या दोनों। मतलब अगर ऊपर है मतलब पब्लिक सॉरी वर्शिप प्लेस पर नहीं हो रही है ये चीज, तो फिर कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, वो चाहे तो फाइन भी सिर्फ दे सकता है, चाहे तो सिर्फ कारावास दे सकता है, चाहे तो दोनों दे सकता है। लेकिन अगर प्लेस ऑफ वर्शिप पे है तो फिर इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन होगा, वो भी 5 साल का प्लस फाइन जो न्यायालय उचित समझे। ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये जो सेक्शन है 153 है आपकी, इसका मेन ingredient क्या है। तो द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेक्शन इज टू प्रिवेंट द वेरियस क्लासेस फ्रॉम कमिंग इनटू कॉन्फ्लिक्ट बाय म्यूचुअल एब्यूज एंड रिक्रिमिनेशन। तो इसका ऑब्जेक्ट, इस धारा का ऑब्जेक्ट ये है कि भाई जो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज हमारे यहाँ है, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हमारे यहाँ है, उनके बीच में किसी भी प्रकार का कंफ्लिक्ट ना हो, है ना, म्यूचुअल एब्यूज ना हो, कंफ्लिक्ट ना हो। इट एम्स टू पनिश दोज हु आइदर अटेम्प्ट टू प्रमोट और प्रमोट क्लास हेट्रेड और क्लास एनिमिटी। तो जो लोग क्लास हेट्रेड और क्लास एनिमिटी फैलाते हैं उनको पनिश करना इस धारा का उद्देश्य है। सच एन इंटेंशन मस्ट बी इन्फेयर्ड फ्रॉम द नेचर ऑफ द वर्ड्स used and their effect upon the class referred to as also from the state of feeling between the two communities at the time of the act complained। तो अब ये कैसे पता लगेगा कि इंटेंशन यही है। भाई कोई व्यक्ति हो सकता है नॉर्मली कोई बात बोल रहा हो और उसको उठा के 153A के अंतर्गत दायित्व के अधीन कर दो, तो उसके जो बोले गए शब्द है उससे अनुमान लगाया जाएगा कि ये किस वे में बोल रहा है। उसके इंटेंशन को अगर पता लगाना है तो ये इंटेंशन कैसे पता लगाया जा सकता है, उसके वर्ड्स जो वो बोल रहा है उसके वर्ड्स के नेचर से अनुमान लगा करके ये देखा जाएगा, और उसके वर्ड्स का दूसरी कम्युनिटी पे क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या जो वो बोल रहा है वो जो रिप्रेजेंट कर रहा है विजुअल रिप्रेजेंटेशन या संकेतों के माध्यम से, तो उसका बोलने का, उसका रिप्रेजेंट करने का दूसरी कम्युनिटी पे क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या एडवर्स इफेक्ट हो रहा है। अगर हो रहा है तो 195 के अंतर्गत उसको लायबल ठहराया जाएगा। ठीक, क्लियर, कोई डाउट इस सेक्शन में। आपको इस सेक्शन में सिर्फ हेडिंग और पनिशमेंट याद रखनी कि यदि कोई भी पर्सन एनिमिटी प्रमोट करता है इन ग्रुप्स में, इन ग्राउंड्स पर, ग्राउंड्स याद रखने हैं रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, लैंग्वेज और एनी अदर ग्राउंड, तो कितनी सजा है, 3 साल और फाइन। और अगर यही चीज प्लेस ऑफ बर्थ पे की जाती है तो 5 साल प्लस फाइन, ऊपर है तो 3 साल या फाइन या दोनों। क्लियर, कोई डाउट, दोनों को क्लियर हुआ, आंसर कीजिए। जी मैम। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 155A। अब ये जो सेक्शन 155AA है ना, ये 2005 में जोड़ी गई, लेकिन ये अभी तक इनफोर्स में नहीं आई है।
ये सेक्शन को जोड़ दिया गया है आईपीसी में, लेकिन ये अभी तक प्रवृत्त नहीं है, ध्यान रखना है ये चीज को, ठीक है। लेकिन हम एक बार पढ़ते हैं क्योंकि बैरेक्ट में ये हमको दी गई है यानी कि पढ़ना है, क्योंकि 2005 में ये मतलब जोड़ दी गई, लेकिन इनेक्ट नहीं, अभी इन्फोर्स नहीं, लागू नहीं की गई। क्या है? पनिशमेंट फॉर नोइंगली कैरिंग आर्म्स इन एनी प्रोसेशन और ऑर्गेनाइजिंग और होल्डिंग और टेकिंग पार्ट इन एनी मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग। किसी जुलूस में जानबूझकर आयुध ले जाने या किसी सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण का आयुध सहित संचालन या आयोजन करना या उसमें भाग लेने के लिए दंड। तो देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, whoever knowingly carries arms in any procession or organizes or hold or takes part in any mass drill or mass training with arms in any public place in contravention of any public notice or order issued or made under section 144A of the CRPC shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 6 months and with fine which may extend to 2000 rupees। ध्यान रखना, आईपीसी में बहुत कम जगह फाइन की वैल्यू दी होती है, तो यहाँ पर फाइन की वैल्यू दी है कि 2000 रुपए का जुर्माना प्लस 6 मंथ की जेल, तो 6 मंथ का कारावास भी होगा और 2000 रुपए जुर्माना भी होगा साथ में, दोनों में एंड वर्ड यूज है। हिंदी में भी इसको एक बार पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है देखिए। जो कोई किसी सार्वजनिक स्थान में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का के अधीन जारी की गई किसी लोक सूचना या किए गए किसी आदेश के उल्लंघन में किसी जुलूस में जानबूझकर आयुध ले जाता है या सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण या आयुध सहित जानबूझकर संचालन आयोजन करता है और उसमें भाग लेता है, तो वह कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो 2000 रुपए तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा, ठीक है। तो ये सेक्शन में बस सिंपल सी यही बात बोली है कि जब 144 ए सीआरपीसी के अंतर्गत पब्लिक नोटिस निकल चुका है, उसके बावजूद आप क्या कर रहे हैं, इस तरीके की जुलूस में आयुध वगैरह का यूज कर रहे हैं, कोई सामूहिक ड्रिल, मैंने आपको ड्रिल बता ही दिया क्या होता है, एक टाइप की किसी चीज को लेकर के स्किल्ड करना, ट्रेनिंग दी जाती है लोगों को इकट्ठा करके कि आपको किस चीज के लिए स्किल्ड कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ कोई क्रिमिनल एक्ट के लिए स्किल्ड कर रहे हैं उनको, इसलिए ये क्राइम की कैटेगरी में आ रहा है ना। तो या सामूहिक प्रशिक्षण या आयुध से जानबूझकर जो संचालन करेगा 144 ए सीआरपीसी के उल्लंघन में, ये याद रखना है। तो यहाँ पर वो 155 153 डबल ए में उसको दंडित किया गया है। अब यहाँ पर जो आर्म्स वर्ड या आयुध वर्ड यूज किया गया है उसका क्या मतलब बताया गया है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आर्म्स मीन्स आर्टिकल ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन डिजाइंड और अडेप्टेड एज वीपन फॉर ऑफेंस, मतलब ऐसे सारे उपकरण जो एज आर्म डिजाइन किए गए हैं, जिनको हथियार के तौर पे डिजाइन किया गया है कि ये हथियार ही है, या फिर जिनको हथियार के तौर पे आप यूज कर रहे हो, मतलब वो हथियार नहीं है लेकिन आप उसको हथियार के तौर पे अगर यूज कर रहे हो तो वो सब आर्म्स कहलाएंगे। और डिफेंस, फॉर ऑफेंस और डिफेंस, जो दोनों पर्पस से होते हैं, हथियार अपराध करने के लिए भी यूज होते हैं और हथियार अपने आप को बचाने के लिए भी यूज होते हैं ना। जैसे हमारी सेना जब लड़ती है तो वो भी हथियार यूज करती है, तो वो डिफेंस कर रही है, और सामने से अटैक हो रहा है तो वो ऑफेंस हो रहा है, इस तरीके से। तो ऑफेंस और डिफेंस के लिए तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है, इन्होंने कह दिया इसमें फायर आर्म्स, शार्प एज वीपन्स, लाठी, डंडा एंड स्टिक। तो कभी कभी यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि सेक्शन 153 डबल ए के अंतर्गत जो आर्म वर्ड है उसमें क्या इंक्लूड है, तो लाठी और डंडा भी इसमें आर्म्स में आएगा। आयुध से अपराध या बचाव के लिए हथियार के रूप में डिजाइन की गई या अपनाई गई किसी भी प्रकार की कोई वस्तु अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत अग्नि शस्त्र, नुकीली धार वाली हथियार, लाठी, डंडा और छड़ी भी आता है। ध्यान रखिएगा, लाठी, डंडा और छड़ी को भी यदि आप हथियार बनाकर यूज करना चाहें तो फिर वो हथियार कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें 153 ए में हमने अभी देखा कि 144 ए का उल्लंघन हो रहा है, तो यहीं पर हम 144 ए सीआरपीसी को भी एक बार देखेंगे कि 144 ए में है क्या, पता तो होना चाहिए कि किसका उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए 144 ए,
तो सेम एज 153AA, जैसे 153AA को जोड़ा गया 2005 में, इसको भी 2005 में जोड़ा गया था साथ में, दोनों प्रोविजन साथ में जुड़े हैं, लेकिन ये भी इन्फोर्स नहीं, क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। 144A के उल्लंघन में ही वहां पर सजा मिल रही है आईपीसी में, ठीक है। तो सीआरपीसी की ये सेक्शन है, ध्यान रखना, ये सीआरपीसी की 144A है। क्या है? प्रोहिबिट, पावर टू प्रोहिबिट कैरिंग आर्म्स इन प्रोसेशन और मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग विथ आर्म्स। यहाँ पर क्या बोला गया है 144A सीआरपीसी में कि इधर पे जो आदेश दिया जा रहा है वो आयुध सहित जुलूस या सामूहिक कवायद या सामूहिक प्रशिक्षण के प्रतिषेध की शक्ति। मतलब यहाँ पर 144A के अंतर्गत ये नोटिस निकाला जाएगा कि कोई भी व्यक्ति जुलूस में आयुध के साथ नहीं जाएगा, कोई भी अगर सामूहिक कवायद हो रही तो उसमें आयुध लेकर नहीं जाएगा, कोई सामूहिक प्रशिक्षण भी अगर दिया जा रहा है तो आप आर्म का यूज नहीं करेंगे। इसको लेकर के जो है प्रतिषेध किया गया है। तो जिला मजिस्ट्रेट जब भी वह लोक शांति या लोक सुरक्षा या लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक समझता है, लोक सूचना द्वारा या आदेश द्वारा अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी जुलूस में आयुध ले जाने या किसी लोक स्थान में आयुध सहित कोई सामूहिक कवायद या सामूहिक प्रशिक्षण संगठित या आयोजित करने या उसमें भाग लेने का प्रतिषेध कर सकेगा। अभी आपने एक मैटर देखा होगा रिसेंटली में अभी कि कुछ सिख कम्युनिटी के लोग जो है कटार लेकर चलते हैं, उनका जुलूस निकल रहा था और पुलिस वालों ने उनको रोका तो उन्होंने क्या कर दिया, वो कटार निकाल के उनपे हमला करने की कोशिश की या शायद से कर ही दिया था, है ना। तो अभी तो खैर ऐसा कुछ रूल्स नहीं निकाले थे कि कटार लेकर नहीं चलेंगे, बट फिर भी मतलब ये केस सामने आया था अभी कुछ दिन की पहले की घटना है ना। तो अगर सपोज करिए कि ऐसा रूल निकाल देती अभी सरकार कि कोई भी जो है नहीं लेकर के निकलेंगे किसी भी जुलूस में आयुध वगैरह, तो फिर वो इस सेक्शन के अंतर्गत आ जाते 144A के अंतर्गत, ठीक है। अगर ये आदेश निकला होता तो 153AA आईपीसी के अंतर्गत फिर क्या वो हो जाते, पनिशेबल हो जाते, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, कौन निकालता है आदेश? जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट निकालता है, ठीक है। The district magistrate may whenever he considers it necessary so to do for the preservation of public peace or public safety or for the maintenance of public order by public notice or by order prohibit in any area within the local limits of his jurisdiction the carrying of arms in any procession or the organizing or holding of taking part in any mass drill or mass training with arms in any public peace, ठीक है। पब्लिक सेफ्टी पब्लिक पीस के पर्पज से जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसको लगता है कि परिस्थितियां ऐसी है कि किसी एरिया में जो उसके जुरिडिक्शन में आता है वहां पर आर्म्स वगैरह लेकर के कोई जुलूस वगैरह नहीं निकलना चाहिए, तो वो ऑर्डर दे देगा। सेकंड क्लॉज में क्या लिखा है? अ पब्लिक नोटिस इशूड और एन ऑर्डर मेड अंडर दिस सेक्शन मे बी डायरेक्टेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन or to persons belonging to any community, party or organization। हिंदी में भी देखेंगे सबसेक्शन 2 को, क्या लिखा हुआ है? इस धारा के अधीन जारी की गई लोक सूचना या किया गया आदेश किसी विशिष्ट व्यक्ति या किसी समुदाय दल या संगठन के व्यक्तियों को निर्देशित की जा सकेगी या किया जा सकेगा। मतलब ये एक पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी विशेष के लिए भी ये जो आदेश है वो निकाला जा सकता है, जरूरी नहीं है कि पूरे मध्य प्रदेश पर लागू है, हो सकता है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए निकाल दे कि भाई आपका जो है जुलूस निकलने वाला है तो आप लोग जो है आर्म्स लेकर के नहीं जाएंगे। फिर सबसेक्शन 3, no public notice issued or an order made under this section shall remain in force for more than 3 months from the date on which it is issued or made। अब पब्लिक नोटिस की वैलिडिटी बताई कि अब जो इस धारा के अंतर्गत पब्लिक नोटिस निकाला है मजिस्ट्रेट ने कि आपको आर्म्स लेकर जुलूस में नहीं जाना है, तो उसकी वैलिडिटी नोटिस की कब तक रहेगी? उसके इशू होने की तारीख से 3 मंथ तक वो वैलिड रहेगा, ठीक है। इस धारा के अधीन जारी की गई जो लोक सूचना है या कोई आदेश है जारी किए जाने या बनाए जाने की तारीख से 3 माह से अधिक के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगी या रहेगा। मतलब वो जो पब्लिक नोटिस है वो 3 मंथ तक वैलिड रहेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है? राज्य सरकार यदि वह लोक शांति या लोक सुरक्षा या लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक समझती है तो अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकेगी
कि इस धारा के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निकाली गई लोक सूचना या किया गया आदेश उस तारीख से जिसको जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसी लोक सूचना निकाली गई थी या आदेश किया गया था, ऐसे निर्देश के न होने की दशा में समाप्त हो जाती या हो जाता 6 माह की ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए लागू रहेगी या रहेगा जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए। तो जो पब्लिक नोटिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने निकाला उसकी वैलिडिटी तो 3 मंथ तक की है, लेकिन राज्य सरकार इसकी वैलिडिटी को बढ़ा सकता है। कितना और बढ़ा सकता है? 6 माह। ध्यान रखना। तो राज्य सरकार ऑफिशियल गजट द्वारा ऐसा निर्देश दे सकेगा कि 6 माह की ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए, अतिरिक्त अवधि मतलब 3 मंथ तो ये है ही, उसके बाद 6 माह। ठीक है, अतिरिक्त जब वर्ड आता है तो वो एक्स्ट्रा होता है, इंग्लिश में भी देख लेंगे। द स्टेट गवर्नमेंट में if it considers necessary so to do for the preservation of public peace or public safety or for the maintenance of public order by notification direct that a public notice issued or order made by the district magistrate under this section shall remain in force for such further period not exceeding 6 months from the date on which such public notice or order was issued or made by the district magistrate would have, but for such direction, expired as it may specify in the said notification। कि यदि स्टेट गवर्नमेंट ऐसा ऑर्डर नहीं निकालती तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जो नोटिस निकाला वो 3 मंथ में खत्म हो जाता है, लेकिन अगर यदि नोटिस निकाल दे तो जिस तारीख से नोटिस निकाला है उस तारीख से फर्दर पीरियड ऑफ 6 मंथ के लिए वो क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा बाई नोटिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। ठीक है, for a further period of not exceeding 6 months from the date on which the public notice or order was issued। किस तारीख से? जिस तारीख को वो पब्लिक ऑर्डर और नोटिस निकाला गया था उस तारीख से 6 मंथ और। ठीक है ना? on which such public notice or order was issued or made by district magistrate would have, but for such direction expired as it may specify in the said notification। फिर क्या है? द स्टेट गवर्नमेंट में सब्जेक्ट टू सच कंट्रोल and directions as it may deem fit to impose by general or special order delegate its powers under subsection 4 to the district magistrate। अब क्या हो रहा है? जो राज्य सरकार है, एक सेकेंड, राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा उपधारा 4 के अधीन अपनी शक्तियां जिला मजिस्ट्रेट को ऐसे नियंत्रणों और निर्देशों के अधीन रहते हुए जिन्हें अधिरोपित करना है ठीक समझे प्रत्यायोजित कर सकेगी। मतलब ये जो पब्लिक नोटिस का टाइम सबसेक्शन 4 में राज्य सरकार बढ़ा रही है, तो ये पब्लिक नोटिस का टाइम एक्सटेंशन का जो पावर है ये राज्य सरकार चाहे तो बाय स्पेशल और ऑर्डिनरी ऑर्डर पास करके इस पावर को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे सकती है कि आप अकॉर्डिंगली अगर आपको लगता है कि इस पब्लिक नोटिस को और बढ़ाया जाना चाहिए तो आप ही बढ़ा देना। तो ऐसे नियंत्रणों और निर्देशों के अधीन रहते हुए ये पावर जो है राज्य सरकार किसको ट्रांसफर कर देगी? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, कि आप ही समय बढ़ा देंगे। ठीक है, अब यहाँ स्पष्टीकरण में क्या कहा है? आयुध शब्द का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 153 में है। तो वही अभी 153 में जो आर्म्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी वही है, मतलब उसमें लाठी डंडा और जो आपकी सटकनी वर्ड क्या लिखा था उसमें? क्या लिखा था? लाठी डंडा और छड़ी। छड़ी जो है वो भी इसमें आएगा आयुध में, तो याद रखना। तो ये हो गई आपकी 144A। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ? नो मैम। नहीं मैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 153B, इसमें भी आपको सेक्शन याद रखनी है और पनिशमेंट याद रखनी है। ठीक है, अंदर से कुछ नहीं आने वाला इन सेक्शन से, तो बस हेडिंग याद रखो कि 153B में क्या बताया गया है? इम्प्यूटेशंस, असर्शंस प्रिजुडाइसल टू नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन या प्रत्यक्ष। अब भैया आप राष्ट्रीय एकता पे लांछन लगाने लगे
राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले बातें बोलने लगे हो तो ये अपराध है, आप इस तरीके की बातें नहीं बोल सकते। ठीक है, 153 बी में तो whoever by words either spoken or written or by sign or by visible representation or otherwise, जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपणों द्वारा या अन्यथा ऐसा कोई लांछन लगाएगा या प्रकाशित करेगा कि किसी वर्ग के व्यक्ति इस कारण से कि वे किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्य हैं, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा नहीं रख सकते या भारत की प्रभुता या अखंडता की मर्यादा नहीं बनाए रह सकते, आप ऐसा लांछन लगा रहे हैं। आप मतलब किसी पर्टिकुलर मूलवंश, धर्म, भाषा, प्रादेशिक समूह या जाति के समुदाय के सदस्यों को ये लांछन लगा रहे हो कि तुम इस अरे तुम तो इस वर्ग के हो, इसलिए तुम तो देश के प्रति जो है प्रभुता रख ही नहीं सकते, तुम तो हो ही नहीं रखने लायक, तुम तो हो ही ऐसी वो कहते हैं ना कि तुम तो अरे तुम लोगों की तो कास्ट ही ऐसी है, तुम लोग क्या किसी के सगे होगे, तो इस तरीके के लांछन आप नहीं लगा सकते। ऐसा कोई लांछन या ऐसा कोई प्रकाशन ऐसे किसी वर्ग के व्यक्ति पे सिर्फ इस कारण से नहीं लगाया जाएगी कि वो किसी पर्टिकुलर समुदाय के व्यक्ति, किसी पर्टिकुलर मूल वंश के हैं और वो विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा या निष्ठा नहीं रख सकते या भारत की प्रभुता या अखंडता की मर्यादा नहीं बनाए रह सकते, इस तरीके का लांछन आप नहीं लगा सकते। सेकंड क्या है, पहले फर्स्ट को इंग्लिश में देख लेंगे कि तो whoever makes or publishes any imputation that any class of persons cannot by reason of their being members of any religious, racial, language or regional group or caste or community bears true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established or uphold the sovereignty and integrity of India, है ना, इस तरीके का आप जो है सामने वाले पे लांछन लगा रहे हो कि तुम इस पर्टिकुलर मेंबर कम्युनिटी के मेंबर हो इसलिए तुम तो जो है ऐसा कर ही नहीं सकते। और सेकंड वाला ग्राउंड क्या है, whoever by words, है ना, ये वाली लाइन साथ में पढ़ी जाएगी, whoever asserts, counsel, advises, propagates or publishes that any class of persons shall, by reason of their being member of any religious, racial, language or regional group or caste or community, be denied or deprived of their rights and citizens as citizens of India, यह प्रख्यान करेगा या परामर्श देगा, सलाह देगा, प्रचार करेगा या प्रकाशित करेगा कि किसी वर्ग के व्यक्तियों को इस कारण से कि वे किसी पर्टिकुलर धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई, प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्य हैं, भारत के नागरिक के रूप में उनके अधिकार ना दिए जाएं और उन्हें उनसे वंचित कर दिया जाए। इस तरीके की बात जो है कोई बोल रहा है, लिखे गए शब्दों द्वारा, संकेत द्वारा, दृश्य रूपणों द्वारा या अन्यथा क्या प्रख्यान कर रहा है, इस तरीके की बातों का परामर्श दे रहा है, सलाह दे रहा है, प्रचार कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है कि ये इस कम्युनिटी के लोग हैं तो इनको क्या है, भारत के नागरिक के रूप में इनको कोई अधिकार नहीं दिए जाए, है ना, इनको इनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाए, इनको भगाया जाए भारत से बाहर, इस तरीके की बातें बोल रहा है ना, तो ये क्या है, अपराध है 153 के अंतर्गत। फिर whoever makes or publishes any assertion, counsel, plea or appeal concerning the obligation of any class of persons by reason of their being member of any religious, racial, language or regional group or caste or community, and such assertion, counsel, plea or appeal causes or is likely to cause disharmony or feeling of enmity or hatred or ill will between such members and other persons। और क्या हो रहा है, जो कोई किसी वर्ग के व्यक्तियों की बाध्यता के संबंध में इस कारण कि वे किसी धार्मिक, मूलवंश, भाषाई, प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्य हैं, कोई प्रख्यान करेगा, परामर्श देगा, अभिवाद करेगा या अपील करेगा अथवा प्रकाशित करेगा और ऐसे प्रख्यान, परामर्श, अभिवाद या अपील से ऐसे सदस्यों या अन्य व्यक्तियों के बीच असामंजस्य अथवा शत्रुता या घृणा या वैमनस्यता की भावना उत्पन्न होती है
या उत्पन्न होना संभव है। तो ये सब जो वो एक्ट कर रहे हैं इस सेक्शन में, उनसे क्या हो रहा है, जो वो उस कम्युनिटी के लोग हैं, इस कम्युनिटी के लोग के खिलाफ आप लांछन लगा रहे हैं, उनमें जो है असमंजस्य हो रहा है, शत्रुता की भावना पैदा हो रही है, घृणा व मनुष्यता की भावना उत्पन्न हो रही है, तो 153A का अपराध हो जाएगा। और वह व्यक्ति जिसने ऐसा किया है वो 3 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा, या सिर्फ जुर्माने से या दोनों से। shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years or with fine or with both। ठीक है, सेम है 153 ए जैसा, वहां पे भी 3 years और फाइन और बोथ है। अब यही चीज अगर प्लेस ऑफ वर्शिप पे, अगेन वही 153 ए जैसा सेम, अगर पूजा के स्थान पे किया जा रहा है तो यदि उपधारा 1 में बताई गई चीजें उपासना स्थल में या धार्मिक उपासना अथवा धार्मिक कर्म करने में लगे हुए किसी जमाव में करेगा, वह कारावास से जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो 5 years का उसको इम्प्रिजनमेंट होगा प्लस फाइन। तो फाइन यहाँ पे भी होगा, लेकिन वहां पे 153A में फाइन भी बताया गया कि 2,000 रुपए फाइन होगा, यहाँ पे नहीं बताया गया। ठीक है, तो ध्यान रखना 153A में भी अगर पूजा के स्थान पे किया है तो 5 साल की जेल प्लस 2,000 रुपए जुर्माना। यहाँ पर 153B में लांछन लगा रहे हैं अगर, तो प्लेस ऑफ वर्शिप जैसी जगह पर लगा रहे हैं, या ऐसी जगह पे जहाँ पे ये मतलब पूजा अनुष्ठान से रिलेटेड कोई असेंबली बन रही है, मतलब जुलूस वगैरह निकल रहे हैं धार्मिक, या धार्मिक कोई फंक्शन सेरेमनीज वगैरह हो रही है, वहां पे अगर कोई लांछन लगाया जा रहा है तो 5 साल की सजा प्लस फाइन। लेकिन यहाँ पे फाइन नहीं बताया कितना होगा। क्लियर? कोई डाउट यहाँ पर? नो मैम। अब ये जो सेक्शन है 153A 153B है ना, इसके साथ पढ़ी जाती है 295A। तो वहीं पर लिख लो 153A 153B और के साथ क्या पढ़ी जाएगी 295A। देखते हैं फटाफट से 295A। देखिए 295A में क्या बता रहे हैं, डेलिबरेट एंड मैलिशियस एक्ट्स इंटेंडिंग टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग ऑफ एनी क्लास बाय इंसल्टिंग इट्स रिलीजन और रिलीजियस बिलीफ्स। विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस या आहत करने के आशय से किए गए हैं। Whoever with deliberate and malicious intention of outrage the religious feelings of any class of citizen of India by words either spoken or written, or by sign or by visible representation or otherwise insult or attempts to insult the religion or the religious beliefs of that class shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years और विथ फाइन और विथ बोथ। क्या कहा गया है कि जो कोई भारत के नागरिकों के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के विमर्शित और विद्वेषपूर्ण आशय से उस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान उच्चारित या लिखित शब्दों द्वारा करेगा, संकेतों द्वारा करेगा, दृश्य रूपण या अन्यथा प्रकार से करेगा, या करने का प्रयत्न करेगा, या तो वो कर दे अपमान या करने का प्रयत्न करे, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पे भी 3 वर्ष है, ध्यान रखना। तो 153A में भी 3 वर्ष है, 153B में भी 3 वर्ष है, और 295A में भी 3 वर्ष है। अगर पूजा के स्थान पे 153A और 153B में पूजा के स्थान पे तो 5 साल है। ठीक है, क्लियर है? तो सेक्शन 153B जो है उसके साथ क्या क्या पढ़ना है, सेक्शन 153A और 295A पढ़ना है। ठीक है, और ये जो सेक्शंस हैं ये the existing sections provide for dealing with objectionable activities of individual, but this section makes provision for dealing effectively with an association which has for its object of objectionable activities. It seeks to curb the objectionable activities of such associations। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा खास कुछ नहीं है। ठीक है, सेक्शन बेयर एक्ट प्रोविजन ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बुक में ऐसा कुछ खास है नहीं इन सेक्शन से रिलेटेड।
तो आपको इतनी जो सेक्शंस हैं ये धार्मिक वाली चीज से रिलेटेड बता दी है। 153 ए, 153 AA, 153 B, और क्या पढ़ लिया 295 A। ठीक है, इन सेक्शंस को कोरिलेट करके पढ़ना। हेडिंग पनिशमेंट, हेडिंग पनिशमेंट याद रखना। एक बार आप लोग भी अंदर से रीड कर लें तो हमेशा के लिए वो दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट है अब यहाँ तक, ये बताइए। नो मैम। ठीक है, अब आगे हम कल पढ़ेंगे क्योंकि नेक्स्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा टॉपिक, तो कल पढ़ेंगे 154 से 155, 156, और ये पूरा चैप्टर कल कंप्लीट कर लेंगे, खत्म कर देंगे इसको। ठीक है, जी मैम, थैंक यू। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट मैम।